हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से चैप्टर नंबर 6। देखिए, आज यहां पर आपके चैप्टर नंबर 6 का अंतिम पार्ट है और इसी के साथ आपकी ये बिग बुक जो है आपकी यहां पर एंड हो जाएगी। तो आज इसी क्रम में हम यहां पर आपका खुली अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर है, इसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, कल के अध्याय में हमने पहला पार्ट कवर कर लिया था। यहाँ पर आज हम देखेंगे हमारी है विदेशी विनिमय बाजार। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, जहाँ पे हम बाजार कर रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो वो विदेशी विनिमय बाजार देखेंगे। आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा जो व्यापार है वो विदेशों के साथ भी होता है। हमने कल भी देखा था, यानी कोई भी देश वास्तव में बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। आज के दौर में सभी देश जो है खुली अर्थव्यवस्था वाले दौर हैं, यानी अपने उत्पाद हैं वो अपने देश के अलावा किसी दूसरे देशों में भी बेच रहे हैं और दूसरे देशों के उत्पादों को अपने यहाँ भी वो आयात कर रहे हैं। तो यही व्यवस्था हमारे यहाँ भी है और सभी देशों में लगभग है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक कल्पना की गई है यहाँ पर कि कोई भारतीय है, वो निवासी छुट्टी बिताने के लिए लंदन गया है। ठीक है, अब लंदन में ठहरने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, भुगतान जो करना पड़ेगा पौंड में करना होगा। ठीक है, तो ये पौंड कहाँ से मिलेंगे उसे, जैसा कि हमने कल कहा था कि भाई जब कोई व्यक्ति यहाँ से यूएसए जाता है तो यूएसए में उसे यूएसए की मुद्रा चाहिए वहाँ के वस्तुओं खरीदने के लिए। तो वहाँ पर काउंटर बनाए जाते हैं, उन काउंटरों के जरिए जो है अपनी मुद्रा का जो है एक्सचेंज किया जाता है। यानी जो भी वैल्यू हो, मानते हैं भाई हमारा जो 1 रुपये, यानी हमारा जो मान लीजिए वहाँ का 1 पौंड है, यानी 1 पौंड वहाँ का जो है वो मानते हैं 80 या 90 रुपये के बराबर हो, जो भी हो उस दिन का एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विनिमय होता है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे से व्यापार होता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम अपनी जो मुद्राएं हैं इनके साथ व्यापार करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसे हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। और देखिए यहाँ पे विनिमय यानी कि एक्सचेंज करने का जो काम है, यहाँ पर इनके कुछ प्रतिभागी होते हैं, जैसे व्यावसायिक बैंक हुए, विदेशी विनिमय दलाल हुए, या फिर अन्य अधिकारित लिखा है, अधिकारित होगा यहाँ पर, अधिकारित डीलर। ठीक है, यानी जिन्हें भी हमने अथॉरिटी प्रदान की है जो कि मुद्रा एक्सचेंज का काम करते हैं, या फिर मुद्रा प्राधिकारी, ये लोग जो है आपके मुद्रा का एक्सचेंज का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पहला पॉइंट विदेशी विनिमय बाजार में लिख लेना। ठीक है, यानी हम कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे तो हमें वहाँ का स्थानीय बाजार में हमें कांटेक्ट करने की, स्थानीय बाजार में हमें कुछ चीज़ें खरीदने के लिए वहाँ की मुद्रा की आवश्यकता होगी। तो वहाँ की मुद्रा हमें कैसे मिलेगी, सबसे पहले एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो जो हम एक्सचेंज करेंगे वो विदेशी विनिमय बाजार वो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट इसका लिख लेना और इसका ही सब पॉइंट लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगली जो हेडिंग है इसमें यहाँ पर है विदेशी विनिमय की मांग, यानी कि भाई जो विदेशी व्यापार है, विदेशी एक्सचेंज है, इसकी मांग क्यों आती है। अब देखिए मांग इसलिए आती है कि आप सभी को पता है कि आज भाई ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आपके हाथ में जो मोबाइल से लेकर हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में उसका कोई ना कोई कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है, यानी आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका शायद कोई ना कोई कंपोनेंट अपने इंडिया में ना बनकर चाइना में बना हो, जापान में बना हो, कहीं और बना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं बना है। तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो हम जब उत्पादों को भिन्न भिन्न देशों में भेजते हैं या वहाँ से मंगाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें उनकी भुगतान करना होगा। अब भाई हमारा रुपया जो है, हमारा रुपया के मुकाबले हो सकता है उनकी मुद्रा कुछ और हो, तो उस मुद्रा के हिसाब से हमारा जो भुगतान है, भुगतान दर है, यानी एक्सचेंज रेट है, वो हम तय करते हैं कि भाई हमारी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कल हमने एक चीज़ स्थिति देखी थी, कल एक स्थिति हमने देखी थी भाई, ये वाली स्थिति कि हम यहाँ पर हमारा जो निर्यात है, निर्यात कम हो रहा है, आयात बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, संतुलन में अगर देखें तो माइनस में जा रहे हैं, यानी हमारा यहाँ की मतलब मुद्रा जो है कहीं ना कहीं वो नीचे जा रही है, जबकि पौंड जो है, डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि लोग विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य देशों से वस्तुएं सेवाएं खरीदना चाहते हैं, वे विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं, यानी उपहार से मतलब प्रेषित धन हुआ और कोई सामान हुआ भेजना चाहते हैं, या फिर वे किसी देश की वित्तीय संपत्तियों खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए विदेशी विनिमय की मांग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना, इसमें विदेशी विनिमय की मांग, इसमें सब हेडिंग करके लिख लेना है, इसी में ही विदेशी विनिमय की मांग। तो विदेशी विनिमय की मांग इसलिए होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर जो विनिमय दर है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक्सचेंज रेट है जिस पर पैसा जो है डॉलर में कन्वर्ट होता है, पैसा जो है पौंड में कन्वर्ट होता है या यूरो में कन्वर्ट होता है, जो एक्सचेंज रेट है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया विनिमय दर में वृद्धि करेगी, इससे आयातों की मांग में कमी होगी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि मान लीजिए एक्सचेंज रेट बहुत महंगा हो जाए कि यूएसए का $1 जो है रुपये के 1 रुपये यानी 150 रुपये के बराबर हो जाए, यानी यूएसए का $1 जो है 150 रुपये के बराबर हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यूएसए की 1 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए आपको 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप अमेरिका से सामान मंगाएंगे, ज़्यादा नहीं मंगाएंगे।
ठीक है, यानी जो आयात है हमारा सीमित हो जाएगा। वही बात बताई गई है, यहाँ आयातों में कमी होती है और फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग भी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम यही करते हैं भाई विदेशी विनिमय दर में एक्सचेंज रेट है अगर इसे बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, विदेशों से हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, तो विनिमय की मांग आपने देख ली यहाँ पर क्यों होती है, क्यों करना चाहते हैं हम, वो भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं विदेशी विनिमय की पूर्ति। देखिए विदेशी विनिमय की पूर्ति क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम देखेंगे यहाँ पर, इसी में सब बैठेंगे विदेशी विनिमय की पूर्ति। देखिए यहाँ पर वही बात कहा गया, किसी स्वदेश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह निम्न कारणोंवश होता है। कौन कौन से 2 कारण है वो बताए गए हैं जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा का प्रभाव होता है। पहली बात है, एक देश के निर्यातों से विदेशियों तथा घरेलू वस्तुओं को और सेवाओं की खरीद में वृद्धि करते हैं। यानी बिल्कुल सही बात है कि हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि हाँ हमारे यहाँ भाई जो विदेशी लोग हमारे यहाँ का सामान खरीद रहे हैं उससे क्या होता है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि विदेशी उपहार भेजते हैं तथा विदेशियों द्वारा स्वदेश की परिसंपत्तियां खरीदी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी विदेशी हमारे यहाँ क्या करते हैं, तमाम लोग क्या होते हैं रेमिटेंस भेजते हैं, विदेशी धन भेजते हैं। यानी आपने देखा होगा कि यूएसए वगैरह में रहने वाले हमारे तमाम भारतीय अपने पेरेंट्स को, अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं। ठीक है, तो परिसंपत्तियां खरीदी जाती हैं, तो ऐसे में एक एक्सचेंज रेट तो होना चाहिए। ठीक है, जिसके जरिए हमें वो चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर वही बात कही गई, विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि विदेशियों की लागत को कम कर देती है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर एक्सचेंज रेट में वृद्धि कर रहे हैं तो इनकी विदेशियों की लागत है यूएस डॉलर के रूप में ये कम कर देती है। ठीक है, इससे भारत के निर्यात बढ़ जाते हैं और इसलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ सकती है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है कि भाई मान लेते हैं हमारे यहाँ का जो अवमूल्यन हो रहा है पैसे का, पैसा हमारे यहाँ पैसे में कटौती करके अवमूल्यन जो हम पैसे का कर रहे हैं तो उसके जरिए ये हो सकता है कि भाई यूएसए का जो डॉलर है यानी यूएसए में चीज़ें महंगी हो जाएं। ठीक है, और हमारे यहाँ का जो निर्यात सस्ता हो जाए तो क्या होगा, लोग यूएसए वाले लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ की चीज़ें खरीदने लगेंगे। तो हमारे यहाँ क्या होगी, हमारे यहाँ का निर्यात बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हमारे यहाँ सस्ती चीज़ें वो लोग खरीदेंगे तो हमारे यहाँ पैसा आने लगेगा। ठीक है, तो स्थिति बताई गई है यहाँ पर कि विदेशी विनिमय की पूर्ति क्यों होती है। इनके 2 कारण हैं, वो ये 2 कारण आप लिख लेना। ठीक है, यानी एक देश के या तो हम कुछ ना कुछ हमें विदेशियों से घरेलू सेवाएं या कुछ खरीदते हैं या फिर पैसा भेजते हैं, इसके जरिए हमारे यहाँ विदेशी विनिमय की पूर्ति हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसमें ये इतनी लाइन लिख लेना। अब देखते हैं जो है विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। वास्तव में आज की डेट में जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, इसका निर्धारण कैसे होता है, कैसे हम तय करेंगे कि भाई हमारे आज की निर्धारण यानी कि हमारा 1 रुपया जो है $1 के बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए हर देश की जो है अपनी अपनी मुद्रा विनिमय दर है। ठीक है, इनकी अलग अलग प्रणालियां हैं, यानी हर देश अपनी अपनी मुद्रा का निर्धारण करने के लिए अलग अलग प्रणालियों का यूज करता है। इसको तृतीय विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर अथवा तृतीय विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर अथवा प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कुछ प्रणालियां बताई गई हैं जिनके जरिए कोई देश अपनी मुद्रा की जो आपूर्ति वगैरह है, मुद्रा की जो एक्सचेंज रेट है उसको निर्धारित करता है। तो सबसे पहली यहाँ पर हम इसी में देखते हैं तृतीय विनिमय दर, इसी में जिसके जरिए हमारे यहाँ मुद्रा का निर्धारण होता है। देखिए तृतीय विनिमय दर होती क्या है वास्तव में। तृतीय विनिमय दर वह दर है, ठीक है, यह विनिमय की दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। इसे तृतीय विनिमय दर कहते हैं। यानी कि ये जो दर है ये डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित है। यानी कि साफ साफ सी बात ये है कि आपने देखा था ऊपर अभी एग्जाम्पल जो आपके सामने दिया था मैंने कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सामने हमारा निर्यात तो वाकई में कम हो रहा है, निर्यात मात्र $150 का हो रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी हम सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं। यानी कि ऐसे कर क्या हो रहा है कि हम अपनी जो परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियों का हमारे यहाँ हिनास हो रहा है, परिसंपत्तियां जो है स्टॉक जो है खाली हो रहा है, स्टॉक में बढ़ोतरी नहीं हो रही, स्टॉक हमारा खाली होता जा रहा है। तो जब स्टॉक खाली होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे पास पैसे का संकट भी आएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी जो कीमतें हैं अपने आप, हमारे पैसे की कीमतें अपने आप डाउन चली जाएंगी। ठीक है, जैसे यूएसए की कीमतें बढ़ जाएंगी यूएस डॉलर की और हमारी कीमतें कम हो जाएंगी। तो इसे इन्होंने तृतीय विनिमय दर के तहत मापा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तृतीय विनिमय दर में पहला पॉइंट ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे बताया गया है यहाँ पर कि पूर्णतया तृतीय प्रणाली में केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तृतीय बाजार जो है पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित है। वहाँ पर बस ये देखा जाता है कि भाई आपके देश से कितना निर्यात हो रहा है और आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत कितनी है। मान लेते हैं हम एक अमूमन ये एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का, लेकिन इंपोर्ट आप जो कर रहे हैं यानी बाहर से सामान जो मंगा रहे हैं वो मंगा रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए का। तो क्या होगा कि आपके यहाँ जो धन है यानी कि आपके यहाँ जो मुद्रा है, मुद्रा की में वृद्धि होगी नहीं होगी, परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी नहीं होगी, आपकी परिसंपत्तियों का नाश हो रहा है। परिसंपत्तियों का नाश होने का मतलब ये है आपके यहाँ का पैसा रुपया जो है वो डाउन होता जा रहा है। आपका जो रुपया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के पास पहुँचता जा रहा है।
ठीक है। तो ऐसे में हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी यानी कि अमेरिका की तुलना में हमारा रुपया कमजोर होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, भारतीयों द्वारा विदेशों में अधिक यात्रा करने के कारण, ठीक है, ये मांग बढ़ गई, यानी कि मान लीजिए हमारे यहाँ विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो मांग है, यहाँ बताया गया मांग वक्र मूल मांग वक्र के सीधी ऊपर की उस तरह शिफ्ट कर दे हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये मांग जो है मूल मांग, ये यहाँ से हमारा वक्र ये यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे बताया गया है कि हमारी मान लेते हैं प्रारंभ में जो विनिमय दर थी, एक्सचेंज रेट था, वो 50 रुपये था, यानी कि हमारा 50 रुपये के बराबर हमारा क्या था, $1 था शुरुआत में। लेकिन हमने क्या किया तृतीय विनिमय दर के तहत कि हमने बहुत ज़्यादा विदेशों से इंपोर्ट किया और हमारे यहाँ जो डॉलर है, डॉलर का संचय नहीं हो पाया। उसकी तुलना में अब एक्सचेंज रेट कितना हो गया, 70 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वही बात कही गई है कि अब हमें $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। हुआ क्यों, हुआ ये कि हमने हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, हम पूरी तरह से यानी कि हमारी जो हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है और हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्थिति बताई गई है कि इससे यह इंगित होता है कि डॉलर के संदर्भ में रुपये का मूल्य गिर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विनिमय दर में जो वृद्धि का तात्पर्य बताया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया विनिमय दर में वृद्धि का तात्पर्य है कि विदेशी मुद्रा डॉलर की कीमत घरेलू मुद्रा के रूप में बढ़ गई है, ठीक है। और इस घरेलू मुद्रा से यहाँ पे बताया गया है कि भाई विनिमय दर में अगर वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कहा गया है, तो इसका मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा जो डॉलर है इसकी कीमत यानी कि घरेलू रुपयों में ये बढ़ गई है, ठीक है। यानी अगर वृद्धि हो रही है तो, और घरेलू मुद्रा जो है इसकी कीमत का विदेशी मुद्रा के डॉलरों में ह्रास हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि $1 जो है यहाँ पर वो अगर मान लीजिए 80 के बराबर हो गया, तो भाई विदेशियों के पास तो आपके 80 रुपये पहुंच गए, ठीक है। उनके पास तो आपके यहाँ भंडार बढ़ रहा है, लेकिन आपके यहाँ जो डॉलर का भंडार है वो कम होता जा रहा है, ये बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तृतीय विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है कि जब घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसे घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा के डॉलरों में मूल्य वृद्धि कहते हैं। यानी दो स्थितियां बताई गई हैं, एक मूल्य ह्रास की और मूल्य वृद्धि की। मूल्य वृद्धि कब होती है, मूल्य वृद्धि तब होती है जब हमारे पास डॉलर का संचय ज्यादा हो, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ जो हम सप्लाई कर रहे हैं यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल, उसकी कीमत ज़्यादा हो तो हमारे यहाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आएंगे। अपेक्षाकृत अगर हम मान लेते हैं वहाँ से अगर हम सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं यूएसए से, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट के दौरान क्या होगा, हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ऊपर से हम अपने यहाँ का सामान कुछ बेच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होगा, पैसा एकदम गिरता चला जाएगा। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, सेकंड पॉइंट में नोट कर लेना, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट और सेकंड का पहला सब पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो एक प्रणाली हो गई, ठीक है। इसके जरिए किसके जरिए, ये तृतीय विनिमय दर की प्रणाली है। दूसरी प्रणाली जो है आपके सामने, जो यहाँ पर आपकी एक्सचेंज रेट निर्धारित करने वाली प्रणाली है, ये सट्टेबाजी है। देखिए सट्टेबाजी को अमूमन आम भाषा में हम बोल सकते हैं, यानी कि हम एक अपने लक के जरिए, यानी लक मान सकते हैं हम, या फिर अपना दूरदर्शी दिमाग मान सकते हैं, जिसके जरिए हम अपना कहीं पैसा निवेश कर दें, ठीक है, और उसके बदले में हमें अच्छा खासा प्रतिफल मिल जाए, उसे हम सट्टेबाजी के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सट्टेबाजी का एक बाजार बताया, सट्टेबाजी में क्या होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एक अवधारणा ये ली है कि भाई हो सकता है इकोनॉमिस्ट जो तमाम लोग हैं वो सट्टेबाजी में भी बिलीव करते हों, यानी कि वो दूरदर्शी होकर ये देखते हों कि भाई हमें कहाँ फायदा हो रहा है, भाई इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो बाजार में विनिमय दर है ये केवल निर्यात और आयात की मांग, ठीक है, पूर्ति और परिसंपत्तियों में निवेशों पर ही निर्भर नहीं करती है, यानी सट्टेबाजी पर भी निर्भर करती है। यानी यहाँ पे बताया गया कि विदेशी विनिमय के सट्टे पर भी ये निर्भर करती है, जहाँ विदेशी विनिमय की मांग मुद्रा की मूल्य में वृद्धि से प्राप्त संभावित लाभ के लिए की जाती है। संभावित लाभ का मतलब ये है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, वो ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी जो बताऊँगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि लगता है ये भारतीयों को, ये मान लेते हैं भारतीयों को लगता है कि ब्रिटिश पाउंड के मूल्य के रूप में रुपए की अपेक्षा वृद्धि होने की संभावना है और वे ब्रिटिश पाउंड को अपने पास रखना चाहेंगे। यानी कि उन्हें लगता है कि भाई मान लेते हैं जो हमारा रुपया है, इन्हें लग रहा है कि रुपये की कीमत और गिरेगी। यानी कि अभी हम मान लेते हैं 80 रुपये के बराबर, यानी हमारा 80 रुपया है और इसके बराबर हम 1 पाउंड खरीद लेते हैं, ठीक है, 1 पाउंड खरीद लेते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों बाद क्या होगा कि 85 रुपये तक ये पाउंड की कीमत पहुंच जाएगी, 1 पाउंड की कीमत। इससे क्या होगा, मान लेते हैं हम $1000 के या 1000 पाउंड खरीद लेते हैं, तो 80,000 रुपये में आने वाले दिनों में 85,000 रुपये के बिक जाएंगे और हमें 5,000 रुपये का यहाँ पर मुनाफा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सट्टेबाजी वाली प्रणाली है। यानी दूरदर्शिता देखते हुए हमें लगा कि भाई हम अपने पास कुछ धन का संचय कर ले रहे हैं और बाद में वो धन महंगा चला जाएगा तो हमें फायदा हो जाएगा। तो सट्टेबाजी एक तरह की होती है, दूरदर्शिता के साथ कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी एक्सचेंज रेट को निर्धारित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि चालू विनिमय की दर 80 रुपये प्रति बॉन्ड है,
पौंड जो है यहाँ पे मुद्रा है एक जगह की ये, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है निवेशकर्ताओं को विश्वास है कि आने वाले दिनों में 85 रुपये तक पहुंच जाएगी ये। तो लोग क्या करते हैं कि भाई जो पौंड है, ब्रिटिश पौंड है, 1000 रुपये के ब्रिटिश पौंड यानी 1000 पौंड खरीद लेते हैं 80,000 में। 80,000 का मतलब ये है कि एक पौंड की कीमत 80 रुपये, तो 80,000 रुपये के हो गए एक पॉइंट, ठीक है, 1000 पॉइंट। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, रुपया और गिर गया, यानी रुपया यानी एक पौंड के बराबर रुपए की कीमत कितनी होगी, 85 हो गई। तो लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इन्हें कितना फायदा हो गया, लोगों को 5,000 रुपये का फायदा हो गया। तो इस तरह की प्रणाली को, इस तरह की जो मनोवृत्ति है उसे सट्टेबाजी कहते हैं, ठीक है। यानी हम अपने लाभ के लिए, दूरदर्शिता के लिए एक दूरदर्शिता लगाते हुए, अपना दिमाग प्रयोग करते हुए हम किसी ना किसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका हमें हम प्रतिफल मिलने की पूरा अनुमान या हमें संभावना होती है, ठीक है। तो यहां पर संभावित मांग के लिए वही लिखा है कि यहाँ पे लिख लेना इसमें सट्टेबाजी में सेकंड पॉइंट में कि विदेशी विनिमय के यानी यहाँ पे विदेशी विनिमय सट्टे पर भी निर्भर करता है, जहां विदेशी विनिमय की मांग मुद्रा की मूल्य वृद्धि से प्राप्त संभावित लाभ के लिए की जाती है। यानी हम एक्सपेक्टेड है हमारा कि हम ये चीज ले लेते हैं, हो सकता है हमें इसका इतना लाभ मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है कि भाई लोगों ने 1000 पौंड खरीद लिए 80,000 में, ठीक है। उन्हें लगता है कि भाई अब आने वाले दिनों में ये पौंड जो 85,000 में बिक जाएंगे, यानी हमारा जो रुपया है वो पौंड के मुकाबले और गिर जाएगा। तो यहाँ पे रुपये गिरने से ये फायदा होगा हमें कि हमारा जो पॉइंट है 85,000 पहुंच जाएगा और तब हम बेच देंगे तो हमारा 5,000 रुपये का विशुद्ध मुनाफा हो जाएगा हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सट्टेबाजी में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली दो दरें हैं, यानी कि यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट इसमें है एक्सचेंज रेट में, ये है ब्याज की दरें और विनिमय दर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ब्याज की दरें क्या है और एक्सचेंज रेट क्या है। यहाँ पर एक चीज बताई गई है, यहाँ पर ही बताया गया है कि कल आपने देखा था कि पोर्टफोलियो निवेश होता है, ठीक है। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं FII, ठीक है, उसके तहत भी कुछ निवेश होता है। आपने देखा होगा कि भाई हम लोग जो शेयर मार्केट में घुसे हुए हैं, शेयर मार्केट जो है खेलते हैं, शेयर मार्केट का पूरा गेम खेलते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई सब, देखिए शेयर मार्केट का फंडा क्या है, शेयर मार्केट में क्यों चलते हैं हम लोग, शेयर मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें जो अच्छे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे अच्छा खासा ब्याज मिल जाए, क्योंकि बैंकें जो है हमारे यहाँ लगभग इतना ब्याज देती नहीं है हमारे सेविंग मनी पर। तो हो सकता है हम किसी म्यूचुअल फंड्स वगैरह या किसी फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर दें तो उसका हमें अच्छा खासा प्रतिफल मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि अल्पकाल में विनिमय दर के निर्धारण में एक दूसरा कारक ये भी महत्वपूर्ण होता है, ब्याज दर विभेदक, ठीक है। ब्याज दर विभेदक का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि देशों के बीच ब्याज की दरों में अंतर होता है, इसे ब्याज दर विभेदक कहते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ 100 रुपये पे हमें ब्याज मिल रहा है कितना, 8 रुपये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका में, वही 100 रुपये पे ब्याज मिल रहा है 100 रुपये पे वहाँ ब्याज मिल रहा है 10 रुपये, ठीक है। यानी अमेरिका में 100 रुपये पे ब्याज कितना मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहा है। तो लोग क्या हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, वो यहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, अमेरिका में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया, बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम और धनी व्यक्ति विशाल निधि के स्वामी जिसका अधिक आय प्राप्त करने के लिए ऊंची ब्याज दर की खोज में पूरे विश्व में संचालन करते हैं, ठीक है। तो वही बात है जैसे आपने देखा था कि हमारे यहाँ RBI होता है, अपने बॉन्ड्स बेचता है कि भाई 5 सालों में हम आपको इतनी संपत्ति दे, आपको हम जो है आपको इतनी हम पैसे लौटा देंगे। यानी बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, RBI ऋण आप लोगों से लेता है और ऋण के बदले एक बंद पत्र जारी करता है जिसपे आपकी एक निर्धारित राशि लिखी होती है जिसके तहत आपको भुगतान किया जाएगा आने वाले सालों में। उसी तरह हर देश जो होता है धन जुटाने के लिए सब देश ये चीजें करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात यह है कि आज इंटरनेट का युग है, इंटरनेट के युग में हर चीज इंटरनेट पे पता चल जाती है कि भाई कौन सा देश कितने हमें धन प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि 5 साल में हमारा धन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उन देशों को अपना पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पर हम उन देशों में निवेश करना उचित समझेंगे जहां पर हमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक है। यहां पर वो बताया गया है, यहां पर हम उन्हीं देशों में निवेश करना चाहेंगे जहां पर हमें अच्छा खासा ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि भाई A में सरकारी बंद पत्र पर ब्याज दर 8% है, वहीं B में 10% है, ठीक है। यहाँ पे विभेदक कितना है, 2% का है, यानी कि हमारे A की तुलना में B की दर में जो है वो ज़्यादा है, तो 2% का विभेदक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देश A का निवेशकर्ता ये करेगा कि B की उच्च ब्याज दर की ओर आकर्षित होगा और अपने देश की मुद्रा को बेचकर B की मुद्रा का क्रय करेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। इससे क्या होगा, इससे देश की A मुद्रा का मूल्य नाश होगा और B देश की मूल्य जो है वो मुद्रा में मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक्सचेंज रेट पर प्रभाव डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अब आप थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट कि अल्पकाल में विनिमय दर के निर्धारण में एक दूसरा कारक, ठीक है, भी महत्वपूर्ण होता है, इसे हम ब्याज दर विभेदक कहते हैं, ठीक है। अर्थात देशों के बीच ब्याज दरों में अंतर है, ठीक है, अर्थात यहां पर अंतर है, ठीक है।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल है एक ले लेना यहाँ पर कि एक देश ए में सरकारी बंद पत्र पर 8% ब्याज और वहीं दूसरे देश बी में 8% की आय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज दर विभेदक कितना है, 2% है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट कि देश ए का निवेश करता है बी की उच्च ब्याज दर की आकर्षित होगा और अपने देश की मुद्रा कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, बी में मुद्रा इन्वेस्ट करेगा। इसी में लिख लेना, इससे क्या होगा, इससे ए देश की मुद्रा में मूल्य ह्रास होगा तो देश बी की मुद्रा में मूल्य वृद्धि होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब लोक लुभावनी एक्सचेंज रेट जो होती हैं ये भी हमारे यहाँ लोक लुभावनी जो ब्याज दरें होती हैं ये भी एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया, यानी आपकी ये थर्ड सब पॉइंट था ब्याज दरें और विनिमय दर। ठीक है, अब आय और विनिमय दर यानी हमारी इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा क्या एक्सचेंज रेट पे प्रभाव पड़ रहा है। देखिए आप सभी को पता है कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा आमदनी होती है, तो वैसे पैसे हमारी विलासिता की जो वस्तुएं हैं यानी जरूरत की जो वस्तुएं हैं वो विलासिता की वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि जब हम एक एवरेज कमाई कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं भाई हमारी रोजी रोटी चलती रहे, यानी खाने पीने भर चलता रहे। और जब हमारे पास अच्छी खासी कमाई होती है तो हम विलासिता की वस्तुओं की ओर उन्मुख होते हैं, यानी कि गाड़ी लेंगे, बड़ी टीवी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, समझे, सबके अपने अपने सपने में विस्तार हो जाते हैं। तो जब हम ज़्यादा मात्रा में यानी कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है और ज़्यादा पैसे का प्रयोग करते हुए हम महंगे से महंगा सामान खरीदते हैं। ठीक है, विदेशों से चीज़ों को आयात करने लगते हैं, यानी हमारे पास इतना पैसा हो रहा है कि हम विदेशों से चीज़ें आयात कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है और विदेशों में आय की वृद्धि होती है। खास करके आज की यंग जनरेशन में ही हो रहा है। यंग जनरेशन में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा यंग जनरेशन जैसी कमाने लगती है तो आपने कॉमन वर्ड सुना होगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं, जितने भी हम सभी लोग मिडिल क्लास में से आते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल में आते हैं, सुना होगा कि भाई जॉब लगने के बाद मैं सबसे पहले अपना फ़ोन चेंज करूंगा और एप्पल का फ़ोन ले लूंगा। ठीक है, एक कॉमन सा वर्ड होता है ये सभी की मतलब मोस्टली सबकी भावना होती है भाई एप्पल एक नामी ग्रामी अमेरिका की कंपनी है, इसका फ़ोन बहुत महंगा है, कॉस्टली होता है और ये फ़ोन हम लेंगे। ठीक है, सबको लगता है कि जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हम ये फ़ोन ले लेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस फ़ोन को लेने से हमारी मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई अमेरिका वाले तो इस फ़ोन को बेच के वो तो अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं, उनकी मुद्रा में वृद्धि हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ मुद्रा का ह्रास हो रहा है। हमारे यहाँ जो है मुद्रा का ह्रास, आप जरूर अमीर हैं यानी हम जरूर अमीर हैं या हम जरूर हमारी जॉब करने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो मुद्रा संतुलन है वो इससे हो जाए। मुद्रा संतुलन इससे नहीं होगा, बल्कि हमारी मुद्रा जो है कम हो जाएगी और यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता के व्यय में भी वृद्धि होती है तथा आयातित वस्तुओं में व्यय में भी वृद्धि की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में कि जब आयात बढ़ता है तो विदेशी विनिमय की मांग का वक्र जो है बाईं, ठीक है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, इस साइड में शिफ्ट हो जाता है और इससे घरेलू मुद्रा में मूल्य में ह्रास होता है और विदेशी आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली जो दर है यहाँ पे बताई गई है दीर्घकाल में विनिमय दर। दीर्घकाल में विनिमय दर क्या रहेगी? अब इसके लिए क्या करते हैं भाई, दीर्घकाल में विनिमय दर के लिए हम एक क्या करते हैं, आपने देखा होगा अपने उत्पादों को बचाने के लिए टैरिफ वगैरह, कोटा वगैरह लगा देते हैं। ये आपने सुना होगा 1991 से ग्लोबलाइजेशन से पहले हमने यही चीज़ें उपयोग की थी। क्यों की थी? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमारे प्रोडक्ट में इतनी गुणवत्ता नहीं थी कि वो विदेशी मार्केट में टिक पाएँ। तो इसलिए हमने क्या किया, टैरिफ लगा दिया, ऊंची टैरिफ कीमतें लगा दी, कोटा लगा दिया, इससे कि लोग विदेशी प्रोडक्ट की कीमतें ज़्यादा हो जाए हमारे देश में और लोग विदेशी प्रोडक्ट खरीद ही ना पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है दीर्घकाल में विनिमय दर। ये आपका कौन सा पॉइंट आएगा, मैं पॉइंट भूल गया, 5वां पॉइंट होगा ये आपका एक्सचेंज रेट में 5वां पॉइंट होगा, 5वीं हेडिंग है। ठीक है, दीर्घकाल में विनिमय दर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यापारिक अवरोधक जैसे टैरिफ, व्यापारिक कर, कोटा, आयात की मात्रा की सीमा नहीं होंगे तो विनिमय दर स्वतः समायोजित हो जाएगी। यानी कि दीर्घकाल में विनिमय दर का एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये लिया गया है कि मान लेते हैं कि भाई कोई टैरिफ नहीं है, कोई कोटा नहीं है, तो ये दीर्घकाल में ये विनिमय दर अपने आप स्वतः समायोजित हो जाएगी। स्वतः समायोजित का मतलब ये है कि जब टैरिफ नहीं होगा, कोई हमारे पास से अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया जाएगा, अतिरिक्त जो है हमें पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, कोई कोटा बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो क्या होगा, हम एक हद तक सामान लेंगे, उसके बाद हमारा भी मन भर जाएगा। ऐसे करके सिद्धांत यहाँ पर है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग करते हुए यहाँ पर ये चीज़ें लग जाती हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लिख लेना इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यापारिक अवरोधक जैसे टैरिफ और कोटा, आयात की मात्रा की सीमा नहीं होंगे तो विनिमय दर स्वतः समायोजित हो जाएगी। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, इससे एक प्रकार के उत्पादों की लागत जो होगी, चाहे भारत में रुपयों में हो या यूएसए में डॉलर में हो अथवा जापान में येन में क्यों ना हो, वो समान होगी। ठीक है, अगर हमारे यहाँ ये टैरिफ या कोटा वाला सिद्धांत नहीं लगाएंगे तो लगभग हमारे जो समान उत्पाद है, समान उत्पादों की जो दर है, चाहे अमेरिका में डॉलर में हो, ये सब जगह समान रहेगी। अब देखिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। दीर्घकाल में विनिमय दर वाला पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हर देश यही चाहता है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं वो बचे रहें, इसलिए वो भारी मात्रा में टैरिफ भी लगाता है, कोटा भी लगाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, विदेशी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये वाली जो है ना प्रणाली, ये पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी बताई गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब लास्ट की प्रणाली जो है आपकी ये है स्थिर विनिमय दर, यानी स्थिर रूप से विनिमय दरें क्या होती हैं, छठवीं प्रणाली है। देखिए स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण यहाँ पर एक संस्था करती है, मानते हैं यहाँ पे कहा गया है इस विनिमय दर में प्रणाली में सरकार विनिमय दर का एक स्तर विशेष दर पर निर्धारित कर देती है। यानी यहाँ पर तय करने वाली कौन होती है, सरकार। सरकार का मतलब साफ साफ क्या हो गया, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ जो है ये विनिमय दर निर्धारित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि भाई पांचवा यहाँ पे छठवां सब पॉइंट, छठवां हेडिंग स्थिर विनिमय दर में, कि इस विनिमय दर की प्रणाली में सरकार जो है विनिमय दर का एक स्तर विशेष दर पर निर्धारित कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि मान लीजिए भारत सरकार के किसी कारणवश निर्यातों को बढ़ाना चाहती है, यानी किसी कारणवश हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अपना रुपए को हम सस्ता कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहले क्या था कि हमारा $1 जो था वो 50 रुपए के बराबर था। ठीक है, यानी कि अमेरिका वाले क्या कर रहे थे, $1 में हमारे यहाँ की 50 रुपए की समतुल्य जो चीज़ें खरीद पा रहे थे। अब हमने क्या किया, रुपए की कीमतें गिरा दी। ठीक है, 70 रुपए हमने पहुंचा दी, यानी $1 के बराबर हमारा रुपया कितना है, 70 रुपए के बराबर हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि जो विदेशी लोग हैं उन्हें अब ज़्यादा सामान मिलेगा भारत से, तो ऐसे में हमारे यहाँ उत्पाद खरीदने के लिए वो लोग हमारे उत्पादों की ओर निर्भर होंगे, उत्पाद हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाएंगे। देखिए ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट कब किए जाते हैं, तब किए जाते हैं जब हमें अपने मार्केट को बढ़ाना हो, मार्केट का विस्तार करना हो, तब ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी देखिए आपने देखा होगा सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं, इस चीज़ को इश्यू बना के चलती हैं कि देखिए हमारा रुपया गिर रहा है, रुपया गिरने का मतलब ये है। देखिए ये सत्ता में क्या है कि ये सब वर्ड यूज होते हैं कि सत्ता जो है रुपया गिरने का मतलब है देश की वैल्यू गिर रही है। ऐसा नहीं होता है, देश की वैल्यू नहीं गिर रही होती है, इसमें बहुत सारे दीर्घकालिक जो है प्रयोजन भी जुड़े होते हैं। दीर्घकालिक प्रयोजन ये होते हैं कि हमारा जब रुपये की वैल्यू डाउन हो रही है तो हमारा जो निर्यात है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब भाई निर्यात अभी बढ़ गया मान लीजिए, अब जैसे भारतीय प्रोडक्ट के लोग मुरीद हो गए, भारतीय प्रोडक्ट लोगों को बहुत भाने लगा, कुछ दिनों बाद क्या करते हैं हम कीमतें फिर से बढ़ा देते हैं। यानी अब हमने पहले 70 रुपये कर दिया रेट, अवमूल्यन करके हमने फिर से पहुंचा दिया अपना वही रेट 50 रुपये। अब क्या है, लोग हमारी वस्तुओं के आदी हो जाएंगे तो मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो एक व्यापार की सुगमता के लिए भी हम ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग क्या करते हैं, सब इश्यू बना देते हैं। ठीक है, जबकि ये सब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, व्यापार में ये सब एक्सपेरिमेंट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो पहला पॉइंट इसमें नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आपके यहाँ जो आरबीआई है, आरबीआई डॉलर, यहाँ पे बताया आरबीआई डॉलरों को रुपयों के बदले बेचकर बाजार में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ आरबीआई क्या है, डॉलरों को रुपयों के बदले बेचकर बाजार में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, और इस प्रकार हस्तक्षेप द्वारा सरकार जो होती है अर्थव्यवस्था में किसी भी विनिमय दर को बनाए रखती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसे करके आरबीआई जो है एक हद तक इस तरह से हमारे यहाँ जो है विनिमय दर को निर्धारित रखती है। ठीक है, एक्सचेंज रेट को निर्धारित रखती है, तो ये यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थिति बताई गई है थर्ड पॉइंट में, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्रवाई द्वारा विनिमय दर बढ़ती है, यानी घरेलू मुद्रा सस्ती हो रही हो, तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि हम अपने रुपए की कीमतें गिरा रहे हैं, हम अपने रुपए की कीमतें गिरा रहे हैं। ठीक है, वहीं इसमें सब पॉइंट दूसरी तरफ बताया गया है, मुद्रा का पुनर्मूल्यन होता है जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती, यानी एक्सचेंज रेट को घटा देती है। यानी अभी मान लेते हैं अवमूल्यन के तहत हमने एक्सचेंज रेट में क्या कर दिया कि भाई $1 जो है अभी एक्सचेंज रेट के तहत हमने कर दिया 80 रुपये का। ठीक है, तो ये क्या है, अवमूल्यन कर दिया वैसे काम ने। यानी पहले हमारा मान लीजिए $1 के बराबर हमारा रुपया जो था 70 के बराबर था, 70 रुपये के बराबर था, अब हमने 80 पहुंचा दिया, अवमूल्यन कर दिया। अब क्या करते हैं आने वाले टाइम में हम यहाँ पर अपना अवमूल्यन रुपया करके इसे फिर से पहुंचा देते हैं 50 रुपये पर। ठीक है, यानी $1 के बराबर हमारे $1 के बराबर रुपया कितना आएगा, 50 रुपये के बराबर आएगा, तो इसे पुनर्मूल्यन दर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हर प्रणाली के कुछ दोष कुछ लाभ होते हैं, तो बताया गया है कि तृतीय और स्थिर विनिमय प्रणालियों के गुण और दोष। अब देखिए अमूमन सभी देशों में, हमारे देश में भी तृतीय और स्थिर विनिमय दर के अकॉर्डिंग ही एक्सचेंज रेट लागू होता है।
यहाँ पर 40% जो शेयर जो है वो गवर्नमेंट और 60% जो है वो मार्केट, इनके जरिए हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट निर्धारित होती है। यानी रुपया किस अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू रहेगी रुपया की, रुपया विदेशी मुद्रा की तुलना में कितना इसका योगदान होगा रुपए का, तो वो रहता है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं करती। पूरी तरह से हस्तक्षेप इसलिए नहीं करती है क्योंकि हम लोग मिक्स्ड अर्थव्यवस्था का संभान करते हैं। हमारे यहाँ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम पूरी तरह से हम अपने हिसाब से स्थिर विनिमय प्रणाली संचालित नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है स्थिर विनिमय प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या है, विश्वसनीयता है, कि सरकार एक निश्चित स्तर पर विनिमय दर को बनाए रखने में सक्षम होगी। सबसे बड़ी बात है, यानी किसी भी देश की सरकार है तो उससे आशा ये की जाती है कि भाई वो सरकार क्या होगी, यानी कि यहाँ पर एक एक्सचेंज रेट बनाए रखेगी। देखिए यहाँ पर सरकारें जो होती हैं किसी भी देश की, तो उनसे हम पूरी विश्वसनीयता की उम्मीद रखते हैं कि भाई सरकार जो वादा करेगी वो निभाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर विनिमय दर का सबसे बड़ा लाभ यही है। ठीक है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या है, विश्वसनीयता है। ठीक है, ये सरकार निश्चित स्तर तक विनिमय दर को बनाए रखने में सक्षम है। ठीक है, सरकार क्या करती है भाई, सरकार क्या करती है, उसके पास जो रिजर्व कोष वगैरह है इनका उपयोग करके अक्सर करके, ठीक है, तो इस जो यहाँ पर आपकी जो थोड़ा बहुत घाटा वगैरह होती है उसे संतुलित करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है इसी में सब पॉइंट, सरकारी आरक्षित कोषों का उपयोग कर, ठीक है, सरकारें इस लोभ को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर थोड़ा एक्सचेंज रेट में अगर दिक्कत हो रही है, या फिर हमारे यहाँ जो रुपए का प्रभाव या रुक रहा है, या फिर विदेशी मुद्रा का प्रभाव जो है हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर सरकार इसे नियंत्रित कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थिति आपने ये देख ली, इसका फायदा भी है स्थिर विनिमय दर का। दूसरी बात यहाँ पे तृतीय विनिमय प्रणाली के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बात बताई गई है, यहाँ पे कहा गया है जब यह विश्वास किसी मुद्रा को आक्रामक खरीद में बदल जाता है और सरकार को मुद्रा के अवमूल्यन के लिए बाध्य कर देता है, तो इस मुद्रा पर अनुमानित आक्रमण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक स्थिति और बताइए अनुमानित आक्रमण के तहत। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं भाई ऊपर वाली प्रणाली है कि लोग भाई सट्टा खेलने लगे। सट्टा का मतलब ये है कि भाई इन्वेस्ट करने लगे रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में, उन्हें लग रहा है कि भाई हमारा रुपया और डाउन हो गया तो इससे हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पर जो बताया गया है इसे अनुमानित आक्रमण कहते हैं, मुद्रा पर अनुमानित आक्रमण के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो पहली स्थिति आपने देख ली यहाँ पर स्थिर। ठीक है, स्थिर विनिमय प्रणाली का गुण। अब दोष बताया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर स्थिर विनिमय प्रणाली के तहत क्या होता है कि सरकार को अधिक नम्यता प्रदान करती है ये। ठीक है, विदेशी मुद्रा के विशाल कोषों का स्टॉक नहीं रखना पड़ता, यानी कि हम यहाँ पर स्थिर विनिमय प्रणाली में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मुद्रा का स्टॉक नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और भाई तृतीय विनिमय प्रणाली में क्या है कि भाई यहाँ पर ये लाभ है कि विनिमय दरों में परिवर्तन BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अधिक और घाटे की स्वतः देखभाल कर लेते हैं। ठीक है, यानी इनमें लाभ ये है भाई तृतीय विनिमय प्रणाली में लाभ यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुड़ ही गुड़ अपनाए हैं, दोष नहीं बताए हैं इसमें। ठीक है, यानी यहाँ पर तृतीय विनिमय प्रणाली का लाभ ये है यहाँ पर कि भाई हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वहाँ पर जो सप्लाई डिमांड में सप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप होता रहता है। ठीक है, ये अपने आप देखभाल होती रहती है। तो यहाँ पे स्थितियाँ बताई गई हैं, ये तो आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक अगली व्यवस्था बताई गई है प्रबंधित तृतीय। प्रबंधित का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये मिक्स रूप में यानी प्रबंध करके इसका एक तृतीय प्रणाली अपना रहे हैं। ठीक है, यानी यह नम्य विनिमय दर प्रणाली है, त्वरित भाग और स्थिर दर प्रणाली इनका मिश्रण है। यानी हमने स्थिर प्रणाली और नम्य प्रणाली यानी आपकी तृतीय प्रणाली है, इन दोनों को मिश्रित कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से बन गई प्रबंधित तृतीय प्रणाली। ठीक है, यानी हमारे भारत में प्रणाली अपनाई गई है वो यही वाली अपनाई गई, प्रबंधित तृतीय वाली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना आप इसमें पहला पॉइंट कि यह नम्य विनिमय दर प्रणाली और स्थिर दर प्रणाली का मिश्रण है। ठीक है, और इसमें लिख लेना त्रुटि बहुल तृतीय नाम की इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर को उदार बनाने के लिए जब कभी ऐसे कार्य को समुचित समझता है तब विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके हस्तक्षेप करता है। ठीक है, ये लिख लेना है इसमें प्रबंधित तृतीय प्रणाली में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे करके आपका चैप्टर तो समाप्त हो जाता है। अब कुछ बातें बताई गई हैं, बातें ये बताई गई हैं कि हम लोग जो है लेन देन पहले किस तरह से होते थे और अभी वर्तमान में लेन देन कैसे होते हैं, क्या क्या परिवर्तन आया है। देखिए आप सभी को मैंने पहले बताया था कि पहले जो हमारा विनिमय होता था, बाजार व्यापार होता था विदेशों से, वो कैसे होता था, सोने के फॉर्म में होता था। यानी कि हमारे यहाँ लगभग 17वीं सदी से लेकर जो प्रथम विश्व युद्ध तक हमारे यहाँ जो है स्वर्णमान प्रचलित था हर जगह। यानी कि विदेशों से व्यापार में क्या प्रचलित था, स्वर्णमान। ठीक है, यानी कि हम लोग सोने के रूप में सोने को परिसंपत्ति बनाकर व्यापार करते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया गया सोना अंतर्राष्ट्रीय अदायगी के रूप में स्वीकार्य था। ये बात मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ स्वर्णमान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिक्कतें थी सोने के साथ दिक्कतें ये थी कि भाई सोने का जो स्टॉक है
वो एक समय के बाद समाप्त भी हो जाएगा। सोने का स्टॉक ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा बना ही रहेगा, एक समय बाद समाप्त भी हो जाएगा। तो ऐसे में हमारी चीज़ें जो उत्पादित चीज़ें हैं उन्हें खरीदनी पड़ेंगी, हमें कुछ ना कुछ हमें मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके प्रणाली, ये स्वर्ण धातु वाली प्रणाली, स्वर्णमान वाली प्रणाली थी, काफ़ी लंबे समय तक टिक नहीं पाई, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। इस सबको ज़्यादा डीपली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसका मोटा मोटा ओवरव्यू है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि आपको आगे चलकर जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सब ये डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भाई कहानी हल्की सी बताई गई है, तो मैं कहानी का इशारा आपको करके बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली एक प्रणाली बाद में स्थापित हुई, ब्रेटन वुड प्रणाली, ठीक है, ब्रेटन वुड वाली। तो देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें लिख लेना, स्वर्ण प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, इनमें लिख लेना क्या क्या है, विनिमय दर प्रबंध में लिख लेना स्वर्णमान, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना लगभग 1870 से लेकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक स्वर्णमान ही प्रचलित था, जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली का सार तत्व ही था, और सभी करेंसियां सोने के रूप में यहाँ पे परिभाषित की जाती थी। यहाँ पर वास्तव में सोने की ही ये बनी थी, सोने में ही हमारा पूरा लेन देन होता था, ठीक है। ये इसमें लिख लेना स्वर्णमान में। दिक्कतें इसमें वही थी, ठीक है, दिक्कतें वही थी कि भाई सोने के भंडार जब तक हैं तब तक तो हमारा काम चलेगा, सोने के भंडार खत्म हो जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो दिक्कतें यहाँ पर वही थी, यहाँ पर जो पहले थी। तो आपने इसमें एक लाइन नोट कर ली होगी, यही काफ़ी है, ज़्यादा लिखना नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, बाद में कुछ प्रणाली इसमें बनी, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ठीक है। अगली प्रणाली ब्रेटन वुड्स, देखिए 1944 में जो है ब्रेटन वुड्स में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई, और यहाँ पर स्थिर दर विनिमय दर प्रणाली की स्थापना की गई। स्थिर विनिमय दर का मतलब ये है कि भाई ये एक्सचेंज रेट परिवर्तित नहीं होगा, यही बना रहेगा, ठीक है। ये थोड़ी स्वर्णमान से भिन्न थी, ठीक है, यानी कि ये जो प्रणाली थी ये अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से भिन्न था। इसमें राष्ट्रीय करेंसी को परिवर्तनीय बनाया गया, यानी किसी देश की राष्ट्रीय करेंसी होती है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि इन्होंने केंद्र में, यानी इन्होंने ये रखा कि भाई डॉलर जो हमारी मुद्रा है वो हमारी केंद्र में रहेगी, यानी डॉलर को देखते हुए हम अपना आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया कि करेंसियों की परिवर्तनीयता को द्विस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई, इसमें इन्होंने केंद्र में डॉलर को रखा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि भाई कोई राष्ट्र जो है USA के मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा $35 प्रति आउंस सोना की निश्चित दर पर डॉलर को सोने में परिवर्तनीयता के साथ गारंटी प्रदान की गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई पहले क्या था, डायरेक्ट रूप से हम सोने का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स दे दिया, यानी थोड़ा सा यहाँ पे देख के हमने क्या किया, आउंस का मतलब होता है कि एक आउंस बराबर लगभग होता है 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम एक आउंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो व्यक्ति, ठीक है, यानी US का $35 जो है एक आउंस के बराबर है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये, या तो आप एक आउंस हमें दे जाओ, ठीक है, और $35 के बराबर आपके पास धनराशि पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि भाई मान लेते हैं आप एक आउंस सोना हमें दे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको $35 मिल जाएंगे, $35 के जरिए आप जो अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चला पाएंगे। तो इससे 2-3 सवाल पैदा हो गए, 2-3 सवाल यहाँ पर ये पैदा हो गए, क्या US का डॉलर वाकई में विश्वसनीय है या नहीं है। ऐसा तो नहीं भाई USA वाले हमें पागल बनाते हुए अपने मुद्रा का हद से ज़्यादा जो है छपाई करते हैं, हद से ज़्यादा उसे छापते रहें, ठीक है, और हम लोग आभासी मुद्रा ही प्रचलन में चलाते रहें, हमारा सोना जो है USA के पास सब रिजर्व के रूप में पहुंच जाए, ठीक है। इस तरह से ब्रेटन वुड्स जो समझौता था, ब्रेटन वुड्स प्रणाली थी, वो एंड में जाके समाप्त हो गई, ठीक है। यानी दिक्कत इसमें यही थी कि भाई इन्होंने कंडीशन ही रखती, केंद्र में इन्होंने क्या रखा, डॉलर को रखा। डॉलर को केंद्र में इसलिए रखा कि भाई आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हमें एक आउंस सोना देंगे तो उसके बदले हम आपको $35 दे देंगे, और $35 जो होंगे हमारे द्वारा जो प्रतिबद्ध कंट्री हैं उन्हें मान्य होंगे, उनके जरिए $35 के जरिए आप जो है एक तरह से अन्य देशों में व्यापार कर सकते हैं। यानी साफ साफ आपने जो सेठ जी वाली प्रणाली देखी थी कि एक गांव के लोगों ने क्या किया कि अपना जो धन वगैरह था, सोना वगैरह था, एक सेठ जी के पास रखना स्टार्ट कर दिया, और सेठ जी उसके बदले में पत्र जारी करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो पत्र जो होता है, उनका प्रपत्र जो होता है पूरे गांव में मान्य होने लगा, गांव के लोग उस प्रपत्र के माध्यम से आदान प्रदान करने लगे, यानी आभासी मुद्रा बन गया। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर इस ब्रेटन वुड्स में क्या रखा गया, केंद्र में आभासी मुद्रा के रूप में इन्होंने डॉलर को मान लिया कि हमारी डॉलर जो ऑथेंटिक मुद्रा है, यानी अगर आपको भुगतान कोई करना है तो आप एक आउंस यानी सोने की इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा नहीं रखी पहले की तरह कि अब सोना इतने मात्रा में, इन्होंने थोड़ा कम कर दी मात्रा, जिससे कि सोने के भंडार भी वगैरह निश्चित बने रहे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि भाई USA वाले मान लेते हैं, USA वाले क्या है कि भाई जितना सोना नहीं उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए डॉलर उन्होंने छापने स्टार्ट कर दिए तो ऐसे करके विश्व भर का सारा सोना वो बटोर ले जाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर वो डिस्प्यूट क्रिएट हुए और ये प्रणाली भी ध्वस्त हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में मौद्रिक प्राधिकरणों में ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लिखना थर्ड पॉइंट कि दूसरे स्तर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक देश की मुद्रा प्राधिकरण के प्रति प्रतिबद्धता थी, इसके अंतर्गत अपनी मुद्रा को एक निश्चित दर पर डॉलर में परिवर्तित करना चाहते थे,
ठीक है। इसे क्या कहते थे, इसे अधिकृत विनिमय दर कहते थे। यानी जो इस संगठन के सदस्य बने उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने यहाँ की मुद्रा को क्या करना पड़ता था, अमेरिकी डॉलर में चेंज करना पड़ता था। उसके लिए क्या है कि भाई 1 आउंस के बराबर 35 अमेरिकी डॉलर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर ब्रेटन वुड्स प्रणाली में दिखाई गई हैं, ठीक है। देखिए इससे हम विस्तार में नहीं जानेंगे, अभी जानने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया वर्तमान परिदृश्य क्या है। वर्तमान परिदृश्य ये है, सामान्य रूप से देखें अभी कुछ देशों ने क्या किया है, डॉलर को अपनाया है, जो अमेरिकी देश हैं, ठीक है। कुछ देशों ने क्या किया, यूरोपीय देशों ने अपना यूरोपियन यूनियन बनाकर यूरो को मुद्रा बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे बात बताई गई है वर्तमान परिदृश्य में 1999 यूरोपीय मौद्रिक संघ के सृजन से संघ के सदस्यों की करेंसियों के बीच विनिमय दर स्थायी रूप से निर्धारित हो गई और यहाँ पर समान मुद्रा यूरो को जारी किया गया 1999 में। यानी कि यूरोपियन कंट्री ने क्या किया है, यूरो को अपना एक मुद्रा बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर यूरोपीय कंट्री इसमें आते हैं, 25 में से 12 यूरोपीय संघ के देश आते हैं, इन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा अपनाया हुआ है। तो अब क्या है कि यहाँ पर बहुमुद्रा वाली प्रणाली चल रही है। अब बहुमुद्रा वाली प्रणाली में वही चीज़ें आती हैं कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट वही है कि हम लोग एक्सचेंज रेट, स्थिर दर और आपकी जो है तृतीय विनिमय दर, इसके द्वारा हम एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। साधारण सी भाषा में कि हमारा आयात निर्यात कितना हो रहा है और हमारी आरबीआई कितनी निर्धारित कर रही दर, ठीक है। उसके जरिए हम अपने व्यापार संतुलन के जरिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हुए जो है धन संग्रह कर लेते हैं, ठीक है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर वही बात बताई गई कि समस्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुप्रणाली के रूप में चित्रित किया जा सकता है। अधिकांश विनिमय दरों में दिन प्रतिदिन के आधार पर थोड़ा परिवर्तन होता है और बाजार की शक्तियां आमतौर पर मूल प्रवृत्ति को निर्धारित करती हैं। मूल प्रवृत्ति का मतलब यह है कि हर देश ने, हर जो संगठनों ने अपनी अपनी निर्धारित कर ली है कि हमारी प्रणाली ये होगी, आपको इस रेट में एक्सचेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो संगठन बने हुए हैं उन संगठनों में डॉलर का संग्रह भी रखते हैं, यूरो का संग्रह भी रखते हैं। अमूमन आपको पता होगा कि यूरो की जो कीमतें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, डॉलर से ज़्यादा होती हैं। यानी अभी लगभग 150 के समथिंग चल रहा है, ठीक है। यानी कि 1 यूरो जो है हमारे 150 रुपये के बराबर है, ठीक है। यूरो की कीमतें ज़्यादा हैं, यूरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ का, यानी कि हमारे यहाँ का बोल रहा हूँ यूरोपियन कंट्री का, ठीक है। तो ये प्रणालियाँ चल रही हैं। देखिए ये सब जो है सिद्धांत पूरे हैं, कैसे कैसे हुआ। अब भारतीय अनुभव देख लेते हैं, यानी एक्सचेंज रेट पर हमारे भारतीय अनुभव क्या हैं। भारतीय अनुभव के बारे में बताया गया है कि पहले हम लोग 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हमने क्या किया। 1947 के बाद हमने क्या किया कि हमने अपने यहाँ एक तो बंद अर्थव्यवस्था थी और हमने अपना जो रुपये का जो हम जहाँ पे विनिमय करते थे वो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग में कर लेते थे। यानी पाउंड स्टर्लिंग जो मुद्रा है इसमें अधिकीलित कर लेते थे, ठीक है। अब वही जहाँ पर दिक्कतें ये आई कि बाद में 1975 में पाउंड स्टर्लिंग के रूप में संबंध विच्छेद हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हुआ, 1975 से लेकर 1922 तक अवधि के दौरान हमारा जो रुपया था इसकी दरें किसके द्वारा निर्धारित हो गई, आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि हमारे पास एक खाड़ी देशों के साथ ऑयल संकट भी खड़ा हो गया। उस समय ऑयल संकट खड़े होने की वजह से क्या था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, क्योंकि विदेशों से व्यापार नहीं हो रहा था, तो विदेशों के साथ मुद्रा का भंडार भी इकट्ठा नहीं था, तो हमारे पास तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब हमने क्या किया, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन वाली प्रवृत्ति है, इसके लिए हमने लोन वगैरह लिया, तो हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद शर्त यही रखी गई कि अब हम अपनी जो मुद्रा की विनिमय दर है वो विदेशी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग, यानी विदेशों में जो हमारी मुद्रा की डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पे अब वही चीज़ें चल रही हैं कि अब इस व्यवस्था के तहत विनिमय आय का 40% जो आरबीआई निर्धारित करती है, ठीक है, और बाद बाकी 60% परिवर्तन बाजार के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। यानी इस प्रकार हमारी जो रुपए की विनिमय दर है बाजार के द्वारा निर्धारित होती है और अपने क्रय और विक्रय द्वारा रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थित को विनिमय रखता है। यानी अब हमारे यहाँ ये प्रणाली है, ठीक है। यानी कहा जाए तो अब हम मिश्रित रूप से प्रणाली ये चला रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है आरबीआई निर्धारित कर रहा है और कुछ चीज़ें जो है हमारे यहाँ जो बाजार निर्धारित कर रहा है। यानी मान लेते हैं हमारे यहाँ कुछ उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं, अमेरिका में बिक रहे हैं, यूरोप के मार्केट में बिक रहे हैं, उनसे हमारी आय बढ़ रही है, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए ऐसे करके आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये इकोनॉमी वाला पोर्शन पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा अपना भरसक प्रयास किया है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने ये इसलिए छुड़वा दिए क्योंकि ज़्यादा डीपली में पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमें अपने ओवरव्यू लेना था, वो ओवरव्यू हमने ले लिया, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने प्रॉपर में नोट्स भी बनाए होंगे इसके। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।